नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज के बुलेटिन में देखेंगे नीट छात्रा मामले में क्या आया जरूरी अपडेट, जानेंगे किन लोगों की हुई डीएनए जांच, समझेंगे गणतंत्र दिवस परेड में क्यों नहीं उतरी बिहार की झांकी, साथ ही देखेंगे गोपालगंज में दुष्कर्म का मामला। बुलेटिन के आखिर में जानेंगे अगले 2 दिनों में कैसा रहेगा बिहार का मौसम, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस परेड से बिहार की झांकी बाहर, आखिरी वक्त पर बदला फैसला, बार बार नजरअंदाज होने पर उठे गंभीर सवाल। गोपालगंज में 1.5 साल की मासूम से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार, बिहार की कानून व्यवस्था पर फिर उठे सवाल। नीट छात्रा मौत केस में बड़ा मोड़, डीएनए जांच के घेरे में संदिग्ध, पॉस्को एक्ट जुड़ने की तैयारी। बिहार में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका, बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती 2026 की आवेदन तारीख बढ़ी। अप्रैल से पटना में चलेगी वाटर मेट्रो, गंगा में 50-100 रुपए में इलेक्ट्रिक सफर। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं बड़ी खबरों की। गणतंत्र दिवस परेड में बिहार की झांकी को लेकर इस बार भी सवाल खड़े हो गए हैं। मखाना थीम के साथ बिहार की झांकी की तैयारी पूरी थी, लेकिन आज मौके पर इसे कर्तव्य पथ की जगह लाल किले की प्रदर्शनी में भेज दिया गया। इसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया, लेकिन असली सच क्या है आइए समझते हैं। इस साल बहुत धूमधाम से खबर आई कि दिल्ली कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड में बिहार की झांकी भी दिखेगी। प्लान था कि बिहार में होने वाले मखाना की पैदावार को दिखाना, सब कुछ तैयार था। बिहार के लोग भी लगातार दूसरे साल अपने विरासत को कर्तव्य पथ पर देखने के लिए गर्व से सीना फुलाए बैठे थे, लेकिन आन मौके पर पता चला कि बिहार की झांकी नहीं दिखेगी, बल्कि अब इसे लाल किले पर आयोजित प्रदर्शनी में दिखाया जाएगा। फिर क्या हुआ? सोशल मीडिया पर विवाद शुरू। जिन्हें बिहार से नफरत है वो तरह तरह की कहानियां बनाने लगे, सरकार को कोसने लगे। लेकिन सच क्या है? सच तो ये है कि गणतंत्र दिवस की झांकियों में बिहार को हमेशा से ही नकारा जाता है। आंकड़े इसकी गवाही भी देते हैं। खबरों के हवाले से बात करें तो पिछले 21 सालों में यानी साल 2005 से अब तक बिहार की झांकी सिर्फ 3 बार गणतंत्र दिवस परेड में दिखी है। ये 3 साल हैं 2012, जब भागलपुर के दरहरा की कहानी देखी थी। दरहरा में बेटियों के जन्म पर पौधे लगाने की परंपरा को दिखाया गया था। इसके बाद साल 2016 में चंपारण सत्याग्रह से जुड़ी झांकी दिखी और पिछले साल 2025 में महात्मा बुद्ध से जुड़ी विरासत को दर्शाया गया था। अब क्या है कि साल 2023 तक गणतंत्र दिवस की झांकी सिलेक्शन का तरीका मनमाना था। 2024 से मोदी सरकार रोटेशन पॉलिसी लेकर आई, जिसमें तय किया गया कि हर 3 साल में हर राज्य को एक बार परेड में शामिल होने का मौका मिलेगा। इसी के तहत 2025 में बिहार की झांकी दिखाई गई। आगे आपको चौंकाने वाली और बातें बताएं, इसके पहले ये जान लीजिए कि गणतंत्र दिवस परेड में कौन सी झांकी दिखेगी और कौन सी नहीं। ये तय करती है एक स्क्रीनिंग कमेटी। 3 स्तरों पर यह समीक्षा होती है और आखिर में रक्षा मंत्रालय झांकियों पर अंतिम निर्णय लेता है। अब एक बड़ी चौंकाने वाली बात, हमारी रिसर्च टीम में पता चला है कि देश के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो लगातार हर साल इस परेड में शामिल होते रहे हैं, चाहे जमाना वो हो जब मनमाने तरीके से सिलेक्शन होता हो, या अब समय वो है जब मोदी सरकार रोटेशन पॉलिसी लेकर आई है। इन राज्यों में सबसे आगे है हमारा पड़ोसी उत्तर प्रदेश। 2023 से लगातार यूपी की झांकी परेड में शामिल हो रही है। इसी तरह गुजरात भी 2023 से लगातार हर साल परेड में दिख रहा है। यही नहीं, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की झांकियां भी लगभग हर साल परेड में दिखी जाती हैं। सिर्फ हमारा बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो इतनी बड़ी विरासत को अपने सिर पर उठाए घूम रहा है, लेकिन अपने ही देश में हमें हमेशा नकार दिया जाता है। अब ये कमजोरी किसकी है? पटना से लेकर दिल्ली तक बैठे बाबुओं की है या हमारे डबल ट्रिपल इंजन वाले नेताओं की? हमें सोचना तो पड़ेगा। आपको क्या लगता है, अगर सचमुच बिहार की अनदेखी होती है तो अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। फॉरेंसिक रिपोर्ट और डीएनए जांच के बाद जांच एजेंसियां आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश में है। साथ ही पुलिस ने इस केस में पॉस्को एक्ट जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। आइए देखिए पूरी खबर। पटना की नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में जांच का पेच अब तेजी से खुलता दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों में जांच एजेंसियों ने फॉरेंसिक और डीएनए के आधार पर कई अहम कदम उठाए हैं। सबसे पहले एफएसएल ने अपनी रिपोर्ट एसआईटी को सौंप दी थी।
इस रिपोर्ट में छात्रा के अंडरगारमेंट्स में मेल स्पर्म मिलने की पुष्टि की गई थी। इस रिपोर्ट के बाद एसआईटी ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी और मामले में संदिग्ध लोगों के डीएनए सैंपल लेने शुरू कर दिए। आज एसआईटी की टीम ने 6 संदिग्ध लोगों को गर्दनीबाग अस्पताल लेकर पहुंचाया, जहां मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उनके डीएनए सैंपल लिए गए। डीएनए सैंपल लेने के बाद सभी संदिग्ध को एसआईटी टीम अपने साथ लेकर रवाना हो गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद मामले में अहम खुलासे होने की उम्मीद है और दोषियों तक पहुंचने के लिए हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। इसी बीच पुलिस की जांच में एक और बड़ा मोड़ सामने आया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार लगभग 20 दिनों के बाद अब इस केस में पॉस्को एक्ट जोड़ने की तैयारी की जा रही है। दरअसल परिजन ने एसआईटी को बताया कि छात्रा की उम्र 18 साल से कम थी। इस पर पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है और परिवार से उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र मांगे गए। परिजनों ने पुलिस को छात्रा का आधार कार्ड और मैट्रिक सर्टिफिकेट सौंपा है, जिसमें उसकी उम्र 18 वर्ष से कम दर्ज है। इसके आधार पर पुलिस ने छात्रा को नाबालिग मानते हुए पॉस्को एक्ट की धाराएं जोड़ने के लिए कोर्ट में अनुरोध पत्र दायर करने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं जांच का एक और बड़ा हिस्सा फॉरेंसिक टीम की ओर से भी जारी किया गया है। पटना सचिवालय की एसडीपीओ डॉक्टर अनु कुमारी के नेतृत्व में गठित एसआईटी टीम और फॉरेंसिक टीम ने पीड़िता के पैतृक गांव जहानाबाद के पतियावा में जाकर परिवार के 5 सदस्यों के ब्लड सैंपल लिए हैं। इन सैंपलों में पीड़िता की मां, पिता, भाई और 2 मामा शामिल हैं। एसआईटी की टीम अब तक 5 बार गांव जाकर पूछताछ कर चुकी है और कई अहम जानकारियां जुटाई है। फॉरेंसिक टीम इस सैंपलों की जांच करके मौत के कारणों की पुष्टि करने में मदद करेगी। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच में किसी भी तरह की चूक नहीं होने दी जाएगी। हर संभावित दिशा को जांच में लिया जा रहा है और जल्द ही डीएनए रिपोर्ट के बाद केस में बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। क्या नीट छात्रा को न्याय मिल पाएगा? आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। गोपालगंज से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 1.5 साल की मासूम बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ है। पटना नीट केस के बाद भी बिहार में ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिख रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। गोपालगंज में एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां घर के दरवाजे पर खेल रही 1.5 साल की मासूम बच्ची को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपी की पहचान मोहम्मद सारी के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का रहने वाला है और गोपालगंज में एक बाइक शोरूम में पेंटर का काम करता था। घटना शाम के समय हुई है, जब बच्ची अपने घर के दरवाजे पर खेल रही थी। आरोपी ने मौका देखकर बच्ची को अगवा कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जब परिवार वालों को ये बात पता चली तो हड़कंप मच गया। क्या करवाए तो बताओ, हमारी बहन जैसी है, हमारी बच्ची जैसी है, तो बताओ सर। क्या किया था? नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया सर, ये तो बताओ मैं क्या करवाया? तो पुलिस क्यों लाई तुमको? नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया सर, मेरी तो बच्ची जैसी है, तो बताओ हमारी छोटी मुन्नी जैसी है, हमारे घर बिना क्या नाम मुन्नी है हमारी, ये तो बताओ सर। तो पुलिस पकड़ कर लेकर आई है सर। क्या नाम? घर वालों से पूछो ना इनके क्या नाम है तुम्हारा? शादी। कुशवाहा के द्वारा डायल 112 पे कंप्लेन दिया गया कि 1 साल की बच्ची को बंजारी में अज्ञात लोगों के द्वारा रेप किया गया है। वहाँ नगर ERV 1 की गाड़ी पहुँच करके पीड़िता को लेकर के सदर हॉस्पिटल पहुँचा दी है तथा जिस पे आरोप लगा है उस व्यक्ति को भी अपने साथ नगर ERV 1 की टीम साथ लेकर के आई है। लगाया गया पुलवाल की ओर से आरोप लगाया गया कि उसके साथ रेप हुआ है। ग्रामीणों ने आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया और जमकर पिटाई की, फिर उसे डायल 112 को सौंप दिया गया। बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है और उसे तुरंत इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार बच्चे की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। एफएसएल की टीम ने मामले की जांच की है। यह घटना गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में रेप और गैंगरेप की दूसरी वारदात है। एसपी विनय तिवारी ने स्पीडी ट्रायल चलाकर आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने का दावा किया है। नगर थाना बंजारी गांव के आसपास के क्षेत्र में एक 2 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें कि पुलिस के द्वारा त्वरित गति से अनुसंधान किया जा रहा है
और इसमें पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और लगातार एफएसएल की टीम और अन्य टीमें इसमें लगातार कार्य कर रही है। गोपालगंज पुलिस के द्वारा इस कांड का निष्पादन त्वरित गति से किया जाएगा और 7 दिनों के भीतर इस कांड का निष्पादन कर दिया जाएगा। सदर एसपीडीओ प्रांजल त्रिपाठी ने 24 घंटे के अंदर आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। लेकिन सवाल ये है कि जब पटना में नीट छात्रा के साथ हुई घटना के बाद भी इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, तो बिहार सरकार क्या कर रही है? महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? सिर्फ गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रायल के वादे काफी नहीं है। जरूरत है ऐसी व्यवस्था बनाने की जहां ऐसी घटनाएं हो ही ना। राज्य में बढ़ते रेप केसेस के मामले क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है या आम लोगों को भी? आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए बाकी खबरों को देखते हैं फटाफट। आज 27 जनवरी को देश भर में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल है, जिससे सरकारी बैंकों का काम बंद रहा। कर्मचारी हफ्ते में 5 दिन काम की मांग कर रहे हैं, इसलिए नकद निकासी और चेक क्लियरेंस रुका हुआ है। हालांकि प्राइवेट बैंक और ऑनलाइन सेवाएं चालू हैं। बिहार बोर्ड 2026 की मैट्रिक और इंटर परीक्षा इस बार कड़े नियमों और डिजिटल निगरानी में कराएगा। समय पर प्रवेश अनिवार्य होगा और देर से आने वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा। फर्जी सर्टिफिकेट पकड़ने के लिए एआई तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। बीएसएससी ने इंटर लेवल भर्ती 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 29 जनवरी कर दी है। इस भर्ती के तहत लगभग 26,490 पदों पर बहाली होगी। इच्छुक उम्मीदवार बीएसएससी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पटना अप्रैल से वाटर मेट्रो चलाने वाला देश का दूसरा शहर बन जाएगा। गंगा नदी में दिग्गा घाट, गांधी घाट और कंगन घाट के बीच इसका संचालन होगा। किराया 50 से 100 रुपए के बीच रखा गया है। इलेक्ट्रिक वाटर मेट्रो सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक चलेगी और प्रदूषण और ट्रैफिक कम करने में मदद भी करेगी। पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र स्थित ग्रैंड शीला होटल में ठहरे एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक की पहचान अजय कुमार शर्मा के रूप में हुई है, जो 18 जनवरी को होटल में ठहरे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच जारी है। मोतिहारी के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में घर के पास खेल रहे 12 वर्षीय सचिन कुमार को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। घायल बच्चा किसी तरह घर पहुंचा, जिसके बाद निजी अस्पताल में उसका सफल ऑपरेशन कराया गया है। उसकी हालत अब स्थिर है। घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है और अपराधियों की तलाश के लिए एसआईटी गठित की गई है। बिहार सरकार ने अगले 7 वर्षों में 19,327 किमी सड़कों की देखभाल के लिए 21,000 करोड़ की नई रोड मेंटेनेंस पॉलिसी तैयार की है। इस पॉलिसी में गड्ढा भरने के लिए प्रशासनिक अनुमति नहीं होगी और AIML से सड़क की रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग भी होगी। सड़कों के साथ छोटे पुलों का रखरखाव भी इसी पॉलिसी के तहत होगा। बक्सर के भाजपा विधायक और पूर्व IPS अधिकारी आनंद मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो बक्सर सदर अस्पताल का बताया जा रहा है, जहां विधायक सिविल सर्जन को फटकार लगाते दिख रहे हैं। बिहार सरकार ने दूसरे राज्यों से पत्थर मंगाने पर निर्भरता घटाने का फैसला किया है और कई पहाड़ी जिलों में पत्थर खनन की योजना बनाई गई है। सर्वे में नवादा, शेखपुरा, औरंगाबाद, कैमूर, बांका और गया में पर्याप्त पत्थर मिलने की पुष्टि हुई है। इससे निर्माण लागत घटेगी और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार में पछुआ हवाओं के कारण ठंड का असर बना रहेगा और आज मौसम शुष्क बना हुआ है। 28 जनवरी को राज्य के कई जिलों में बारिश, तेज हवाएं और बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। 29 और 30 जनवरी को उत्तर, दक्षिण, पश्चिम बिहार के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।